नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं शब्द परिचय की। जैसे हमने वर्ण परिचय पढ़ा था और अनेक प्रकार के जो वर्ण हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी प्रकार से हम शब्द परिचय की बात करेंगे, शब्दों के बारे में बात करेंगे आज। तो शब्दों के बारे में बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द की परिभाषा। सबको पता है शब्द की परिभाषा, सबको पता है क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल। किसका? वर्णों का सार्थक मेल। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल। कैसा मेल? सार्थक मेल। अब ये सार्थक क्या है? सार्थक का मतलब ऐसा है कि जो वर्ण मिलेंगे और उनसे जो शब्द बनेगा उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे लिखा गुलाब, गुलाब। अब इसमें तीन वर्ण आपने मिलाए, इनके मिलने के बाद जो ये शब्द बना है ये गुलाब, मतलब गुलाब के फूल की बात कर रहे हैं हम, तो ये सार्थक मेल कहलाएगा। मतलब दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि शब्द के मुख्य भेद कितने हैं। यहाँ पर किसी आधार की बात नहीं कर रहे, शब्द के मुख्य भेद हैं दो। ध्यान रखिएगा, शब्द के मुख्य भेद हैं दो। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब वही जिस शब्द का अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो। अब जिसका कोई अर्थ नहीं हो उसकी तो हम बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द के भेद दो प्रकार के प्रश्न हो गए। शब्द के मुख्य भेद कितने? दो। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। अब हम बात करते हैं सार्थक शब्दों के भेद। अगर प्रश्न आता है कि शब्दों के मुख्य भेद कितने हैं? दो, सार्थक और निरर्थक। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं, फिर आप कहोगे चार। चार सार्थक शब्दों के चार मुख्य भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति को हम रचना के आधार पर भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे और शब्द हम लिख सकते हैं बनावट के आधार पर। मतलब तीनों में से किसी भी शब्द का आप प्रयोग कर सकते हो, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और बनावट के आधार पर। अधिकतर लोग या तो रचना का शब्द करते हैं या फिर बनावट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए? चार भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब आपको उत्पत्ति के आधार पर याद कर लेना है, रचना के आधार पर याद कर लेना है, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इसमें अधिकतर आप तीनों में से जिसका भी चाहे प्रयोग कर सकते हैं, और तीनों में से किसी भी शब्द का प्रयोग हो सकता है। अब व्युत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे मान लीजिए हम याद नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आप एक शब्द को याद कर सकते हैं, और वो शब्द है रूप। आप कहोगे रूप शब्द को याद करने से ये कैसे याद हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आप इस शब्द का वर्ण विच्छेद करोगे तो ये होगा र प्लस उ प्लस प प्लस एल। ये इसका वर्ण विच्छेद होगा, मतलब इस शब्द को आपने अलग अलग कर दिया। अब आप देखिए, इस र का मतलब हो गया रचना के आधार पर, इस उ का मतलब हो गया उत्पत्ति के आधार पर, इस प का मतलब हो गया प्रयोग के आधार पर, और अ का मतलब हो गया अर्थ के आधार पर। सही तरीका है।
इस रूप शब्द को अगर हम याद कर लें तो हम सार्थक शब्दों के चारों भेद आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने इसका वर्ण विच्छेद किया, रचना के आधार पर, मतलब व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के चार भेद हैं। देखो भेद बहुत सारे हैं, लेकिन अलग अलग आधार पे आपको याद रखना है। मुख्य भेद 2, सार्थक, निरर्थक। सार्थक के मुख्य भेद 4, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ। अब हम बात करते हैं नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। इसके भी 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम का मतलब होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा से निकल के हमारी हिंदी में आ गए, उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं तत्सम। जैसे दुग्ध, ये दुग्ध शब्द है, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। तो तत्सम का मतलब क्या हुआ? संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तद्भव का मतलब क्या हुआ? तद्भव, उस रूप का फिर ऐसा हो गया। कैसा हुआ? जैसे मान लो दुग्ध है और बाद में हमने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया? दूध। इसका रूप बदल गया। बोलते बोलते इस शब्द का रूप विकृत हो गया, बदल गया और ये हो गया दूध। तो दूध शब्द हो गया आपका तद्भव। जैसे कर्पूर, कर्पूर बोलते हैं हम किसको? तत्सम शब्द में, लेकिन कपूर बोलते हैं तद्भव। घृत बोलते हैं घी को तत्सम में, लेकिन घी बोलते हैं तद्भव। तो जो तत्सम का जो बदला हुआ रूप है वो तद्भव है। देशज का मतलब हो गया ऐसे शब्द, देशज, देश प्लस ज, जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है, वो है देशज। जैसे मान लीजिए पेट, ये पेट शब्द जो है ये अपने ही देश में इसका जन्म हुआ है, मतलब अपने यही का एक शब्द है। और विदेशी शब्द का मतलब जो विदेशी भाषा के शब्द हैं, अपने भारत के बाहर के जितने भी देश हैं उनके जो शब्द है, वो चाहे अंग्रेजी का हो, अरबी फारसी का हो, पुर्तगाली हो, चीनी हो, जो भी हो, वो सब किसमें आएंगे? विदेशी शब्दों में आएंगे। कैसे? जैसे मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये विदेशी शब्द हो गया। उसके बाद में आप अगर देखें ऑफिस शब्द या ऑफिस, ये शब्द किसके हैं? ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉस्पिटल, ऐसे। अब हम बात करते हैं, ये हमने किसके आधार बात की? ये हमने उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 4 भेद की बात करी है। आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि जो उत्पत्ति के आधार पे सबने 4 भेद बताए, इसमें तत्सम और तद्भव थोड़े से कठिन है। मतलब कैसे पता करें कि ये तत्सम है, कैसे पता करें ये तद्भव है? मैं आपको बता दूं, अभी मैं इनका परिचय आपको बता रहा हूं। जब एक एक को लूंगा मैं, जब तत्सम और तद्भव की बात करूंगा, एक पूरी क्लास उस पर होगी और बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कैसे हम पहचान करें ये तत्सम है और ये तद्भव है, या कैसे उनको आपस में बदला जाए। अब हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे, या रचना के आधार पे, या बनावट के आधार पर। तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपको इन तीनों का नाम याद रखना है। लेकिन ज्यादा करके आता है व्युत्पत्ति। हम यहाँ रचना के, व्युत्पत्ति का मतलब बनावट, शब्द बना कैसे, उसकी रचना कैसे हुई, ये मतलब होता है उसका। और इस आधार पर, किस आधार पर? इस आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। आप कितनी बार पढ़ चुके हैं? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द,
और तीसरा है, आपके जबान पे नाम चल रहा होगा, योग रूट। योग रूट, एक एक की बात करते हैं। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पे या बनावट के आधार पे शब्दों के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इस शब्द का, रूढ़ शब्द का मतलब ये है, यदि किसी शब्द के आप अलग अलग टुकड़े करें, उसके खंड करें, तो वो सार्थक शब्द नहीं बचता है, वो सार्थक होता ही नहीं है। मतलब ना उसमें उपसर्ग होगा, ना उसमें संधि होगी, ना उसमें समास होगा। उसको अलग अलग करोगे और वो निरर्थक बन जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया पेट, अब इस पेट को आपने अलग अलग कर दिया, पे को अलग किया और ड को अलग किया, अब इसका कोई अर्थ नहीं बचा। मतलब खंड करने पर जिसका सार्थक अर्थ न बचे वो रूढ़ है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं यौगिक की। यौगिक शब्द आप यूं मान लीजिए कि जितने भी शब्द समास से बने हैं, प्रत्यय से बने हैं, उपसर्ग से बने हैं, वो सब यौगिक कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, राजपुत्र आपने मान लो ले लिया। अब इसमें एक शब्द है राज और दूसरा है पुत्र, मतलब 2 शब्दों के योग से ये शब्द बना है राजपुत्र। इसको हम बोलते हैं यौगिक। किस किस से? उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये तीनों से ये बनता है यौगिक शब्द। अब हम बात करेंगे योग रूट शब्द की। योग रूट का मतलब बिल्कुल यौगिक जैसा ही है। संधि से बनेगा, समास से बनेगा, प्रत्यय से बनेगा, उपसर्ग से बनेगा। एक अंतर है, और वो अंतर क्या है कि जैसे इसमें दोनों शब्दों का अर्थ निकला, इसमें भी दोनों शब्दों का अर्थ निकलेगा, लेकिन उस शब्द को विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे बहुब्रीहि समास में किया जाता है। अगर यहां मैं लिख दूं लंबोदर, अब ये शब्द बना लंबा प्लस उदर, कौन संधि है? लंबा उदर। अब यहाँ लंबा उदर का मतलब क्या हुआ? गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो विशेष अर्थ में प्रयोग हो गया, इसको हम बोलते हैं योग रूट। इतना सा अंतर है। जैसे इसमें हम जिसको भी लेंगे वो उसी का अर्थ वही देगा। विद्यालय, विद्यालय, वाचनालय, वाचन आलय, वही अर्थ देगा, लेकिन इसमें वो विशेष अर्थ देगा। जैसे पंकज, पंकज का मतलब जिसका जन्म पंख में हुआ है, कीचड़ में हुआ है, मतलब कमल। या हम कमल की बात करें। गजानन, गज आनंद, जिसके गज का मुख है, मतलब गणेश जी की बात कर रहे हैं। दशानन, रावण की बात कर रहे हैं। तो जितने भी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाएंगे वो योग रूट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, तीसरा भेद है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के अगर भेद आपसे पूछे जाएं तो आपको लिखना है, तो ध्यान रखना, प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? आपको पढ़ा चुका हूं, विकारी और अविकारी। ये प्रयोग के आधार पे 2 मुख्य भेद हैं। विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसमें कुछ बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। किस कारण से आएगा? वो काल के कारण, वचन से, लिंग से आ सकता है। और अविकारी का मतलब इसमें बदलाव नहीं आएगा, काल, वचन और लिंग के आधार पे इसमें बदलाव नहीं होगा, वो अविकारी है। अब विकारी कितने हैं? 4। कौन कौन से? आप पढ़ चुके हो, और एक एक को मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा। एक एक को हम लेंगे, आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो है चारों, ये विकारी है। फिर अविकारी कौन कौन से हैं? ये हो गया सा क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण हो गया, ये समुच्चय बोधक हो गया। उसके बाद में ये संबंध बोधक हो गया, फिर उसके बाद में ये विस्मयादि बोधक हो गया,
विस्मयादि बोधक। ये चार जो है ये अविकारी है। इनकी विस्तार से बात करेंगे जब इनको पढ़ाएंगे। संज्ञा आप जानते हो, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, संज्ञा के स्थान पे जो काम आते हैं सब सर्वनाम, जो इन दोनों की विशेषता बताते हैं विशेषण, इससे काम के होने का पता चले क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण, जो दो वाक्यों को जोड़ने के योजक है समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों में संबंध बताते हैं संबंध बोधक, और जो विस्मय आश्चर्य को बताते हैं वो विस्मयादि बोधक। तो आप प्रयोग के आधार पे क्या करोगे? प्रयोग के आधार पे शब्दों के दो भेद हैं, 8 नहीं बोलोगे। प्रयोग के आधार पे शब्दों के दो भेद हैं, विकारी अविकारी। विकारी 4, अविकारी भी 4, और इनकी हल्की सी बात हम पद परिचय में कर चुके हैं, फिर भी एक बार सबको अलग अलग हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे चौथा भेद, अर्थ के आधार पर। शब्द का चौथा भेद है और वो है अर्थ के आधार पर। तो आपको लग रहा होगा कि हमने जो रूप शब्द का वर्ण विच्छेद किया वो अच्छा किया, कम से कम समझ में तो आया। र प्लस उ प्लस प प्लस अ। र मतलब रचना, उ मतलब उत्पत्ति, प मतलब प्रयोग, अ मतलब अर्थ। शब्द आप ही याद रखो उसको, शब्द रूप, शब्द परिचय के साथ में शब्द रूप। अर्थ के आधार पे 4 मुख्य भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक तो है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है समानार्थी, और लास्ट है विपरीत या फिर विलोम। विपरीत या फिर विलोम और समानार्थी को एक चीज और बोलते हैं पर्यायवाची। अब इनकी बात करें, एकार्थी का मतलब ऐसा शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ हो, जैसे गंगा। अब गंगा का और कोई अर्थ नहीं, गंगा ही है। जैसे हिमालय, जर्मन, चीन, ऐसे। अनेकार्थी का मतलब एक शब्द के अलग अलग अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे हम यहाँ बात करें हार, अब यहाँ हार का मतलब क्या हुआ? गले में जो फूलों की माला होती है उसको भी हम हार बोलते हैं। और किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर हम हार जाते हैं, किसी प्रतियोगिता में हार जाते हैं, उस हार को भी हम हार बोलते हैं। तो ये हो गया अनेकार्थी। समानार्थी मतलब समान अर्थ बताने वाले शब्द, मतलब पर्यायवाची। जैसे आपने यहाँ बात करी पेड़, अब पूछे आपसे पेड़ के समानार्थी बताओ, पेड़ के पर्यायवाची बताओ, आप कहोगे क्या कहोगे? बेटा वृक्ष कहोगे। तो ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची है। अब बात करो विपरीत, विपरीत या फिर विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे रात और दिन, तो ये क्या हो गया? ये आपका विलोम शब्द हो गया। ये हो गया आपका विलोम शब्द। एक बार फिर रिपीट करें। शब्द परिचय में सबसे पहले शब्द की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक में शब्द कहलाता है। उसके मुख्य भेद 2, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक को छोड़ो, सार्थक के फिर 4 भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, प्रयोग और अर्थ। उसके बाद इसके फिर 4, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी। इसके भी 3, कौन कौन से? रूट, यौगिक, योग रूट। प्रयोग के आधार पे 2 भेद, विकारी अविकारी, विकारी में भी 4, अविकारी में भी 4। अर्थ के आधार पे भी 4 भेद। कितने भेद? 4। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। एकार्थी का मतलब एक ही अर्थ वाले शब्द, अनेकार्थी जिसके एक से अधिक अर्थ हो अलग अलग, और समानार्थी का मतलब समान अर्थ बताने वाले शब्द, और विपरीत या विलोम शब्द का मतलब जो उल्टा अर्थ बताते, रात का दिन, अच्छा का बुरा, इस प्रकार से। तो ये आज हमने बात करी शब्द की। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके में एक क्लास बाद में लेंगे। जैसे समुच्चारित, मतलब बोलने में एक जैसे लेकिन अर्थ उनका अलग अलग। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब पूरे एक सेंटेंस के लिए एक शब्द, उनकी हम बाद में बात करेंगे। आज हमने बात करी केवल शब्द परिचय की, और उस रूप शब्द को आपको याद
इसको अगर आप याद रखोगे तो आप इन 4 भेदों को भूलोगे नहीं। रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। विश्वास है देखोगे, और अगर कहीं दिक्कत है कमेंट करोगे, दिक्कत नहीं है तो भी अच्छा कमेंट करोगे। धन्यवाद।